प्रथम फेलियर तो मैं ये कहूँगा कि हमारा ही है। चाहे हम लोग बात करें एमसीडी की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, वो भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, बाबा अवध ओझा गायब, बाबा विकास दिव्य कीर्ति गायब। लेट तो हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और खुद एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, जैसे मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं कि अपनी गर्दन बचाने के लिए कोचिंग पे ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स। कोई हंगर स्ट्राइक कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, लेकिन सबका मकसद एक ही है कि जिस तरीके से राउस कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की मौत हो गई, उनको इंसाफ मिले और भविष्य में ऐसा किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स तो छोड़िए, किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, उनके साथ ऐसी कोई भी दुर्घटना ना हो, इसको लेकर आश्वासन भी मिले और कदम उठाए जाएं। दिल्ली जाकर मैंने खुद कुछ बच्चों से बात की। उनका कहना था कि एक ऐसी कमेटी बैठाई जाए जिसके पास जाकर हम शिकायत कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ कुछ एक नाम है जिनको लेकर जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। इनमें दिव्य कीर्ति का नाम शामिल है, जिनको आपने इंस्टाग्राम पर तो बहुत देखा होगा। खुद स्टूडेंट्स का कहना है कि 20-20 मिलियन इनकी रील्स चली जाती हैं। आज वो कहां हैं? अवध ओझा सर, इनका नाम आपने सुना होगा, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई सपोर्ट इन बच्चों को नहीं मिला था 30 जुलाई तक। हालांकि अब रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो खुद यूपीएससी की तैयारी कराते हैं बच्चों को, एजुकेशनिस्ट हैं, ऑथर हैं, निपुण आलम बायन। स्वागत है सर आपका। थैंक यू नम्रता जी। निपुण जी, बवाल मचा हुआ है दिल्ली की सड़कों पर। बच्चों में इतना गुस्सा है कोचिंग सेंटर में जो कुछ भी हुआ, और उसके बाद हालांकि एमसीडी ने कार्रवाई की, बेसमेंट कई कोचिंग सेंटर्स के सील कर दिए गए हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? क्योंकि एमसीडी गेंद फेंक देगी इन संस्थानों के ऊपर, ये संस्थान एमसीडी के ऊपर, फिर प्रशासन, शासन, ये सब चलता रहेगा। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? नम्रता जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो 3 बच्चे जो ये घटना हुई, उससे पहले एक बच्चा पटेल नगर में जो करंट लगने से मरा, उन 4 बच्चों के परिवार के प्रति एक गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। और मैं खुद अपनी ओर से नहीं, हम सभी अध्यापकों की ओर से, पूरी अध्यापक कम्युनिटी की ओर से सभी के प्रति बहुत गहरी संवेदना। और देखिए, एक अजीब सा रोष हमारे अंदर भी है, एक अजीब सी पीड़ा भी हमारे अंदर है। क्योंकि मैं नम्रता जी, हम लोग 2006 से मैं खुद इस प्रिपरेशन के लिए आया था, और ज़्यादातर आप मोस्टली टीचर जितने देखेंगे इस फील्ड के अंदर जो पढ़ा रहे हैं, वो ऑलरेडी पहले एस्पिरेंट रहे होते हैं। 99% की मैं बात कर रहा हूँ, 1-2% अलग से होंगे, लेकिन मोस्टली एस्पिरेंट होते हैं। और फिर मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ, तो 4-5 साल मैंने खुद तैयारी की, तो मैं उस पीड़ा को समझ रहा हूँ कि बच्चों पर इस समय क्या बीत रही है। अब आपका प्रश्न ये है कि आखिर जिम्मेदार कौन? पहले तो जिम्मेदारी हमारी, मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि सभी अभिभावक की तरह भूमिका में हमें बच्चे देखते हैं। जितने बच्चे आते हैं वो ये टीचर के प्रति, हमारी संस्कृति है कि टीचर को बड़ा सम्मान, मान सम्मान, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, उस परंपरा से हम लोग जुड़े होते हैं। तो उस परंपरा के कारण अभिभावक के रूप में बच्चे हमको देखते हैं कि टीचर वहाँ पर हैं, हमारी सुरक्षा करेंगे, सब बात करेंगे। तो प्रथम फेलियर तो मैं ये कहूँगा कि हमारा ही है। हाँ, दूसरी बात है कि गवर्नमेंट का, चाहे हम लोग बात करें एमसीडी की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, वो भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और दूसरा मैं कहूँगा कि जो एक तंत्र बना है, तंत्र क्या है कि जिसको हम कहेंगे कि पूंजीवाद की झलक, कि सबको क्या करना है, लाभ कमाना है, बेनिफिट कमाना है। चाहे वहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं जो बच्चों को अपने रूम रेंट पर देते हैं, या कोचिंग इंस्टीट्यूट को जो अपनी ज़मीनें देते हैं, अपनी जगह देते हैं, बिल्डिंग देते हैं, उनके अंदर भी है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाना है। तो एक जो वो कैपिटलिज्म का जो एक बाजार है, वो बाजार का भी एक प्रभाव इसके ऊपर देखने को मिलता है। अंतोगत्वा सफ़र इसमें जाहिर सी बात है स्टूडेंट करता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और कोचिंग के बारे में जब हम बात करते हैं कि कोचिंग की बात हम करेंगे, ठीक है, कुछ आपने बड़े बड़े नाम लिए, ऐसे भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और बहुत से टीचर ऐसे हैं जो एकदम अभी स्टार्टिंग, देखिए मैंने से आपको कहा कि 99% वही बच्चे होते हैं, वही टीचर होते हैं जो उसमें पहले कभी एस्पिरेंट रहे हैं। तो स्टार्टिंग में उन सबको आपको क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। जिनके नाम अपने लिए वो भी एक स्ट्रगल फेज से गुजरे हैं, लेकिन आज एक बड़े मुकाम पर है और एक अच्छा उनका नाम है। और जाहिर सी बात है कि जिनका चेहरा दिखता है
एक पहचान बने हमारी इंडस्ट्री की। आपने जिनका दोनों का नाम लिया, तो उनसे प्रश्न भी ज़्यादा होगा, अगर लगाव ज़्यादा है तो गुस्सा भी ज़्यादा होगा, नेचुरल बात है। और वो बात हम भी महसूस कर रहे हैं, बच्चे हमसे भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आप लोग, ये जरूर है कि मैं परसों से पहले नहीं, जिस घटना उससे नेक्स्ट डे मैं एक प्रतिष्ठित नेशनल चैनल्स पे मैं सबसे पहले इस मुद्दे पे बोला। इस मुद्दे पे मुझे बुलाया गया, मैं जाके बोला, अच्छे से बोला। लगातार मैं चैनल्स पे भी, वहाँ प्रोटेस्ट में आज सुबह भी था, वहाँ पर इन्वॉल्व था बच्चों के साथ। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई उतना बड़ा हम लोग नहीं कर पा रहे कंट्रीब्यूशन, पर मुझे एक बात लगती है, मुझे फील होती है, इस दुर्घटना को होने के बाद ही, चाहे वो प्रशासन हो और चाहे हम लोग हों, हम जागे। कहीं ना कहीं फेलियर गवर्नमेंट का, दूरदर्शिता का, हमारा भी एक फेलियर है कि दूरदर्शिता हमने नहीं दिखाई, इस तरह की चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आई। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं इस बात में रम गए थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा 2006 से मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुखर्जी नगर में करता था, कुछ क्लास लेने में राजेंद्र नगर भी जाता था। मेनली मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि जो ऑल राजेंद्र नगर है, मेनली उसको हम इंग्लिश मार्केट, इंग्लिश मीडियम का मार्केट मानते थे। अच्छा। और जो मुखर्जी नगर उसको हिंदी मीडियम का मानते हैं इसकी तैयारी के लिए। तो अब खैर ये अंतर काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि अब बहुत से जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंग्लिश मीडियम के, वो मुखर्जी नगर भी हैं। जो मुखर्जी नगर के इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हिंदी मीडियम में नाम था, इसलिए आपने नाम लिया, तो वो हिंदी मीडियम से अब इंग्लिश मीडियम में आए हैं, तो अभी अंतर कम हुआ है। लेकिन जब हम आते थे, पानी भरने की समस्या, चाहे वो मुखर्जी नगर हो या राजेंद्र नगर हो, पहले से थी। क्योंकि जब से मैं पढ़ रहा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ, जब भी बारिश होती थी, आधा घंटा क्या 15 मिनट अच्छी बारिश हो जाए तो वहाँ पानी लबालब। हम लोग जब पढ़ते तब भी हम लोग पानी से निकल कर जाते थे, बच्चे भी इसके लिए तैयार थे कि भाई ऐसे जाना है, एक सिस्टम सा अडॉप्ट हो गया था। हमने भी ध्यान नहीं दिया था, हमने कहा हाँ भाई ये यहाँ पे ऐसे ही चलता है, ये चलता है, तो वो हम भी तैयार थे। लेकिन इस घटना ने सबको झंझोड़ा है। कई टीचर्स, स्टूडेंट तो खैर प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, टीचर जा भी रहे हैं, कुछ टीचर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार का प्रदर्शन आपने बताया कि रोज आप खुद वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट आपने की होगी, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा है बच्चों में। और बच्चों में गुस्सा स्वाभाविक है, मैं इसको अस्वाभाविक नहीं मानता, और मैं नहीं कहता कि बच्चे गलत कर रहे हैं, नेचुरल है। जब ऐसी घटना होती है तो एक भावनात्मक स्तर स्टूडेंट में ज़्यादा होता है, वो भावना अभिव्यक्त भी करता है। जितना प्यार करते हैं तो उतना गुस्सा भी करेंगे, जैसे हम लोग हैं। हम भी अपने माँ बाप के प्रति क्या होता है कि अगर माँ से लड़ाई है तो माँ से प्यार भी है, तो वो बात टीचर के उम्मीद है। तो बच्चे कहीं ना कहीं इस उम्मीद में कहीं ना कहीं उनको टूटी है कि भाई टीचर्स ने हमारा ध्यान नहीं दिया। सरकार तो बाद की बात है, तो टीचर्स या कोचिंग सेंटर उनकी पहले एक अभिभावक की तरह से हैं। तो मुझे इसमें कतई कोई दोरेज नहीं है, कतई गुरेज नहीं है इस बात को मानने में कि हमारा फेलियर है, हमारी गलती है। इसमें हमें कोई चूक नहीं माननी चाहिए, ये कहीं ना कहीं हमारी चूक हुई है, और चूक हमें माननी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ ये हमारी चूक थी। अब रही बात एमसीडी की, जैसे आपने बात कही, देखिए जो वो पानी भरने की जगह है, आप कभी बरसात में जाएं, पानी देखें, तो जैसे ही हम लोग पूसा रोड वाला कट लेते हैं, वहाँ से लेके आगे जो जूस वाला वहाँ पर पड़ता है, वहाँ तक आपको पानी हमेशा भरा मिलेगा आपको, जब भी पानी हो जाए। अब इस इंसिडेंट में क्या हुआ कि पानी तो नॉर्मल घटना थी, भरा था, एक एक्सयूवी जो जीप है वहाँ से गुजरी, उस पानी ने जो फ्लो बनाया, उस फ्लो से पानी पहुँचा अंदर। और जैसे मेरी स्टूडेंट से बात हुई जो वहाँ पर ऑलरेडी जो वहाँ पर थे, जिन्होंने कहा ये घटना हुई, जो बाहर निकल कर आ गए, 3 बच्चे तो वहीं रह गए। जो बच्चे बाहर निकल कर आए तो उनका कहना ये है कि सर 1 मिनट का भी समय नहीं लगा, इतना पानी वहाँ पर आ गया, 6, 7, 8 फुट पानी आ गया, और आखिरकार वो 12 फुट, और पूरी जो फ्लोर एक तरह से मान लीजिए छत से ऊपर वो पानी था। तो वो मिनटों में भी नहीं, 1-2 मिनट भी नहीं लगी है, मतलब सेकंडों में वो सब काम हुआ है। तो प्रश्न बनता है कि इसमें फेलियर किसका? अब वो पानी वहाँ भरा कैसे, इतना पानी? अब जब नियमित रूप से, जैसे मैं आप देखेंगे हाँ ऑल राजेंद्र नगर में क्लास लेने जाता हूँ, वहाँ इंस्टीट्यूट से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोकल वहाँ के लोग हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर हो, यहाँ के जो रहने वाले लोग हों, वो कई बार इस बात की शिकायत कर चुके हैं। बच्चों ने भी इस बात की शिकायत की है कि भाई यहाँ पर फोकस होना चाहिए, पानी की निकासी होनी चाहिए। तो ये घटना घटित हुई। अब इस घटना के बाद आप कह रहे हैं कि सारा दोष कोचिंग्स का है, सारा दोष टीचर्स का है। देखिए एमसीडी एक, मतलब मेरा प्रश्न है, मैं ये तो स्वीकार कर रहा हूँ कि हमारा फेलियर है, हमारी गलती, हमारी मिस्टेक है, लेकिन एमसीडी या दिल्ली गवर्नमेंट, इससे आप चूक नहीं सकते कि वो ये नहीं कह सकते कि हमारा फेलियर नहीं है। हाँ ये जरूर एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया गया कोचिंग सेंटर को, टीचर्स को। और देखिए हमारे समझ में क्या होता है ना कि टीचर को एक सॉफ्ट टारगेट माना भी जाता है कि क्या करते हो, टीचिंग करते हो, अच्छा ठीक है ओके। टीचिंग जॉब को बहुत ही दबंग टाइप का जॉब नहीं माना जाता, तो सॉफ्ट टारगेट होता है कि टीचर को अपना टारगेट बना लिया जाए।
और जाहिर सी बात है, मैं कह रहा हूँ कि गलती है, हमारी मिस्टेक है, हमारी उस पर फोकस करना चाहिए था, ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन दिल्ली की बात करें या देश के अलग अलग कोनों में, सूरत की घटना थी, और भी घटनाएं बहुत हुई हैं। दिल्ली में पिछले साल 2023 की जैसे घटना आपने देखा होगा कि जो दिल्ली मुखर्जी नगर में एक संस्थान में आग लगी, तीसरी मंजिल से बच्चे कूदे, पब्लिकली वो वीडियो वायरल हुई, और बहुत ही हृदय को झंझोड़ देने वाली घटना थी कि जो बच्चे एसी के जो पाइप होते हैं उसको पकड़ के, जो थे उनको पकड़ के हाँ, लटके थे। मतलब तार थे, मतलब वो क्या थे, बच्चे पकड़ ही नहीं पा रहे थे। मुझे बच्चों ने बताया कि सर जब हम उतरे तो वो हाथ से फिसल गए। एक लड़की तो जो गिरी इसलिए थी क्योंकि उसके हाथ उससे फिसल गए, वो पकड़ ही नहीं पाई ठीक से। रस्सा होता तो आदमी उतर जाए। उसके बाद ये बात हुई थी, एमसीडी ने कहा था कि हम सब कोचिंग की जांच करेंगे, चेक करेंगे, जहां भी सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होंगे उसको हम लोग एक्शन लेंगे। लेकिन बात क्या हुई, 1 साल हो गया, ऐसा कुछ भी बातें नहीं हुई। अब हालांकि ये जरूर है कि फायर सेफ्टी को लेकर सभी कोचिंग सेंटर्स में कदम उठाए गए। हम देखें तो कोचिंग सेंटर में एग्जिट को लेकर बातें हुई। मतलब बहुत समय देखता हूँ कि जैसे आपका एंट्रेंस जो हमारा, आप मुखर्जी नगर जाएं तो मुखर्जी में बहुत से कोचिंग का जो एंट्रेंस है बिजली के मीटर लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं, वो वहाँ से हटने चाहिए थे। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हम देखते हैं इस बार भी गर्मी काफ़ी अच्छी खासी थी, तो सिस्टम पूरे फेल हो जाते हैं, चाहे वो एसी हो और चीज़ें हों, उनमें आग लग जाती है। तो वो जो घटना है एक आम घटना सी स्टेप से हो गई थी, लेकिन अभी भी उसका उस टाइप सोल्यूशन निकला जिस हिसाब से निकलना चाहिए था। और अभी जो ये पानी आने की घटना इस तरह से हुई, तो ये जो मैं मेजर कारण मानता हूँ, ठीक है, बेसमेंट में किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। और नम्रता जी, मुझे एक बात पे थोड़ा सा गुस्सा भी इस बात को लेकर है, चाहे वहाँ के विधायक हों, वहाँ के पार्षद हों, या हमारे एमसीडी के जो मेयर हैं, उनका कहना ये है कि वो जगह जो है स्टोर के लिए है, पार्किंग के लिए है, उसके लिए थी। तो मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है कि अगर पार्किंग के लिए भी थी, बच्चे अपनी स्कूटी, बाइक, कारें सब खड़ी करेंगे, हम लोग भी जाते हैं, हम लोग भी खड़ी करेंगे, और पानी मिनट के अंदर आया है, और बच्चों की क्लास छूट जाए, और जब सैकड़ों बच्चे पार्किंग में हों, अगर ये इंसिडेंट उस समय हुआ होता तो तब हम ये कमी निकालते कि पार्किंग की जगह थी। बात क्या है कि पानी इतना अंदर पहुंचा क्यों, उसकी वजह ये थी। लेकिन फिर भी बात है, ठीक है, एमसीडी का अपना वो फेलियर मानने को तैयार नहीं गवर्नमेंट। सारा का सारा दोषारोपण कोचिंग सेंटर्स के ऊपर डाल दिया गया, या टीचर्स के ऊपर बात हो रही है। और बच्चों का स्वाभाविक गुस्सा है, जैसे मैंने कहा ना, अभिभावक हमें तो हमारे प्रति ज्यादा नेचुरल उनका गुस्सा होगा कि वो हमसे ज्यादा जवाबदेह हैं। हमसे जैसे क्या ना, जिससे उम्मीद होती है तो नफरत भी, गुस्सा भी उसी से होता है। तो वो इंसिडेंट में देखता हूँ, तो ये मेजर बात मुझे लगी जो उस घटना में। लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी इस घटना से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एमसीडी के केवल ऑफिसर नहीं, केवल ऑफिसर पे बात डाल दी जा रही है, या आपका बात डाल दी जा रही है कोचिंग सेंटर्स के ऊपर, कोचिंग सेंटर के मालिक के ऊपर। और हुआ क्या उसके बाद, सरकार क्या कर रही है, जैसे मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं कि अपनी गर्दन बचाने के लिए कोचिंग पे ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। अब इसमें क्या हुआ कि नम्रता जी, बड़े बड़े कोचिंग हैं, उन्होंने भी एक स्ट्रगल फेस किया होगा जो आज इतने बड़े बने हैं। लेकिन जो भी स्टार्टअप जिन्होंने किया है, मेरे भी बहुत से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने कोचिंग खोले हुए हैं। अब बेसमेंट क्यों चूज करते हैं, बेसमेंट इसलिए क्योंकि थोड़ा सा वो सस्ता पड़ता है। और देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो एक अच्छे संपन्न परिवारों से, उनको घर से पैसा मिल गया कि भाई ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप अपना कोचिंग चला लीजिए, कोचिंग के लिए पैसा मिल जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके पास इतने फंड्स नहीं है कि वो अपना कोचिंग एक अच्छी तरह से स्टार्ट कर सकें। वो जैसे तैसे करके बेसमेंट में जगह लेते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं। क्योंकि मोस्टली लोगों के पास में ऑप्शंस की कमी होती है। ऑप्शन की कमी इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, जैसे मैं खुद अपनी बात करूं तो मुझे ठीक है कि आप जॉब कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चा इतना पढ़ लेता है, या तो उसको सिलेक्शन मिले आईएएस, नहीं तो पीसीएस मिले, नहीं मिलता तो फिर वो टीचिंग को अपना करियर बनाने का प्रयास करता है कि मैं इसमें अपना करियर बनाऊंगा। तो उनके साथ भी कार्रवाई हुई है। अब उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। मेरा एक प्योन है, तो मेरे एक मित्र के इंस्टीट्यूट में वो काम करता है, तो होता है कि जैसे हमसे कोई पैसे से भैया सर थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, तो उसका रात कॉल आया मेरे पास में कि सर अब हमारा क्या होगा, पूरा हमारा कोचिंग ही बंद कर दिया, बेसमेंट ही सील कर दिया। फिर ऐसी लाइब्रेरी की हम बात करें, लाइब्रेरी में कुछ लाइब्रेरी वाले ऐसे हैं जिन्होंने नई नई लाइब्रेरी खोली थी, साल भर हुआ था, लोन पर उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप किया था। अब उनको आपने सील कर दिया पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, उनको सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया। तो अब बात है कि जो हजारों लोग, जैसे हम जैसे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे स्टाफ है कोचिंग में काम करने वाला, पियोन तक का जो काम करने वाला, उन सब पर भी तलवारें लटकी हैं, सिर्फ सरकार ने अपनी गर्दन को बचाने के लिए। अब जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनका व्यवस्थाएं बड़ी हैं,
उनके सिस्टम बड़े हैं, तो वो इसको आगे लड़ेंगे, फाइट करेंगे, अपनी व्यवस्था बना लेंगे, वो तो साल 6 महीने सर्वाइव कर सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन जो वो छोटा कोचिंग वाला है जिसने शुरू किया है, 1-2 साल हुआ है, उसके लिए बड़ी समस्या होगी इस चीज़ को लेकर। तो ये बड़ी समस्या, बड़े कोचिंग पे भी अगर आपकी आफत आती है और किस तरह की बातें होती हैं, तो सफ़र हम जैसे एजुकेटर्स को भी करना पड़ जाएगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कोचिंग बंद रहेगा तो उनके लिए भी एक सफ़र करना हो जाएगा। अगर 2-4 साल, छोटी मत 2-4 महीने भी अगर रहता है तो हमारे पेमेंट में कटिंग होगी कि भाई आपको 50% मिलेगा, फिर आगे कम होगा। तो एक पूरा सर्किल है। तो गवर्नमेंट को अपनी गर्दन बचाने के लिए उसने सबकी गर्दन को नापना शुरू कर दिया। घटना दुखद है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसके लिए प्रयास होना चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो ताकि भविष्य में इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबका जिक्र हो जाएगा उन स्टूडेंट्स का क्या, जो अब एक तो पहली बात पढ़ने से डरेंगे, पहली चीज। जी। दूसरी बात, ये प्रकरण जितने भी दिन चलेगा, बच्चे तो सड़कों पर बैठे हुए हैं, वो वहां से हटने को तैयार नहीं है, पढ़ाई का लॉस दूसरी चीज। और तीसरी बात जो मैंने वहां पे एक एंगल जाकर देखा, वो मुझे ये नजर आया कि कुछ बच्चे उनमें से खुद हमारे पास आए, हाँ जी आपको बाइट चाहिए, हाँ हम लोग पता ही करने के लिए आए हैं। हाँ तो मैं बताता हूँ समस्या क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ब्रोकरेज बहुत लेते हैं, यहाँ पर जो है सिक्योरिटी मनी मुझसे लेते हैं, और ये उसने मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स बताई। तो मैंने उससे पूछा, ये जो 3 बच्चों की मौत हुई है, तुम इनके लिए आए हो यहाँ पर या इन चीजों के लिए? मतलब अब कुछ स्टूडेंट्स इस मुद्दे को भी बुना रहे हैं कि चलो चलो मौका मिला है तो फीस कम की बात कर लो फटाफट। तो आपको नहीं लगता कि सब मुद्दे से भटक गए हैं? और जो एक्चुअल बच्चे वहां पर हैं पढ़ने के लिए, वो अपना नुकसान करा बैठेंगे इन सब चीजों में। नहीं, देखिए एक्चुअली मुद्दे से भटकना नहीं है, मुद्दे ये हैं, बच्चों के सभी के मुद्दे हैं। ठीक है, 3 बच्चों के साथ जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, वो तो एक मुद्दा है ही। और देखिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि इस बात पे हमारा भी कभी ध्यान नहीं गया। इस घटना से क्या हुआ, दुर्घटना से क्या हुआ, हमारा ध्यान इस मुद्दे पे गया कि हाँ भाई ये भी एक इंसिडेंट हो सकता है। और फिर जब एक कोई दुर्घटना हो जाती है, जब इस प्रकार का कोई आंदोलन शुरू होता है, तो फिर जो भी मुद्दे होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, एक साथ एक मंच पर आने शुरू हो जाते हैं। तो जो बच्चों ने बात बोली आपके सामने, जैसे बोला कि भाई ये सब हमारे मुद्दे हैं, वो जेन्युइन मुद्दे हैं। इनमें देखिए क्या है ना कि नम्रता जी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो संपन्न परिवारों से हैं, उनके लिए वहाँ पर रूम लेना, वहाँ पर अच्छी लाइब्रेरी लेना, अच्छे से रहना संभव रहता है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे परिवारों से होते हैं जो इतनी पुअर फैमिली से होते हैं, जो 10,000 रुपये महीना खर्चा करने की स्थिति में नहीं होते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन फिर मेरा सवाल ये भी है कि इतना हाइप किसने क्रिएट किया है कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप मुखर्जी नगर ही आइए? हाँ बिल्कुल सही बात। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही, रीजनल सेंटर्स भी हमारे पास में है। अभी जैसे मैंने आपको 2 सेंटर का नाम लिया कि ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर। हालांकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे आपने नाम लिए जिनका, उन्होंने की भी बहुत सारी ब्रांच खुली हैं, अलग अलग सेंटर खुले हैं। और रीजनल सेंटर भी बड़े अच्छे जो सिर्फ रीजनल काम कर रहे हैं, बहुत से कोचिंग है जो वहाँ पर अच्छे से काम कर रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और ऑनलाइन से बच्चे अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं तो कई बच्चे को बोलता भी हूँ कि भाई यहाँ पे आप आओगे, फीस ज़्यादा, इसके अलावा क्या है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, आपको रूम चाहिए, फूड का बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, देखा और स्थिति नम्रता जी ये है कि कहीं पीजी में तो ये स्थिति है कि आप बाहर का खाना ला नहीं सकते, आपको वहीं पे खाना होगा, और जब वहीं पर खाना होगा उसके चार्ज भी ज़्यादा है। ये प्रॉब्लम बच्चों के सामने है। और वो जो खाना होगा वो खाना उतना अच्छा नहीं है कि बच्चे से प्रॉब्लम भी होती है, स्टमक प्रॉब्लम रहता है, एसिडिटी बनती है, इस तरह के इशूज़ रहते हैं बच्चों के सामने। तो मैं कहता हूँ ये ऑनलाइन एक अच्छा जो विकल्प है। पहले आज से जब हम लोग पढ़ते थे तब तो सोच भी नहीं सकते थे, आज से 5 साल भी पहले इतना अच्छा नहीं था। लेकिन आज सोशल मीडिया के बाद बात कर लीजिए या किसी भी बात कर लीजिए, आप देखते हैं इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छा एजुकेशन का प्लेटफॉर्म बना है। तो वो भी एक विकल्प हमारे सामने है, तो उस पर भी बच्चों को विचार करना चाहिए। और अभी जैसे मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर की हम बात करें, जैसे अभी एक कमेटी बनी है, उसमें बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। कुछ कमेटी में जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए जो डायरेक्टर हैं, जिनका नाम आपने लिया, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो सब ने कमेटी बनाने का प्रयास है कि भाई एलजी के सामने बात रखी है, उसमें स्टूडेंट्स का भी एक प्रतिनिधि मंडल उसके अंदर है, कोचिंग का भी एक प्रतिनिधि मंडल है। तो बात हो रही है कुछ जगह जैसे नरेला है, रोहिणी है, वहाँ पर एक पूरा कोचिंग का हब बना दिया जाए। अच्छा, मुझे अपना पर्सनल नजर ये लगता है कि सरकार ने भी, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट की हम बात करें, इस इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जितना इस इंडस्ट्री का रोल है। चाहे वो हम रेवेन्यू में बात करें, एक एजुकेटर भी अच्छा खासा टैक्स देता है, कोचिंग भी देता है, हम लोग भी एक अच्छा खासा टैक्स देते हैं, इकोनॉमी में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बच्चों को पढ़ाने में, उनको जागरूक करने में, अवेयर करने में। मैं ये बात तो मानता हूँ कि जो IAS की तैयारी करेगा, अगर सिलेक्शन नहीं भी होता तो एक शानदार, एक जागरूक
और एकदम अवेयर आपका सिटीजन बनेगा, नागरिक बनेगा। उस पर ज्ञान का पूरा एक भंडार होता है, क्योंकि इतना पढ़ते हैं हम लोग, इतना पढ़ाया जाता है बच्चों को कि आप किसी सब्जेक्ट में बात कीजिए बच्चे से, वो हर सब्जेक्ट में बात करने के लिए रेडी होगा। तो ये कंट्रीब्यूशन कोचिंग का भी है, इस फील्ड का भी, सिविल सर्विस का भी है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है। तो उस जो कंट्रीब्यूशन को जब हम बात करते हैं तो उस कंट्रीब्यूशन को भी भूलना नहीं चाहिए। तो सरकार को कहीं ना कहीं एक रेगुलेट इस इंडस्ट्री को करना चाहिए, जो अब तक नहीं हुआ है, कि कुछ नियम बनाने चाहिए, चाहे वो आपका पीजी से जुड़े हों, लाइब्रेरी से जुड़े हों, और चाहे आपका कोचिंग सेंटर से जुड़े हों, एजुकेटर से जुड़े हों, स्टूडेंट से जुड़े हों, कुछ मानक क्लियर कट तय होने चाहिए। यहाँ पर तो इशू क्या है कि सरकारें तो ब्लेम कर रही हैं, सरकार के साथ साथ जो हमारे इंस्टीट्यूशन जैसे एमसीडी और डीडीए है, उन पर भी आपस में एक दूसरे ब्लेम चल रहा है कि भाई उन्होंने किया, उसने किया। तो मुझे लगता है कि देखिए ठीक है, अब जब दुर्घटना हो जाती है तो हर कोई नहीं चाहता कि मेरा इन्वॉल्वमेंट आए, मेरी बात आए। और पॉलिटिक्स में तो और ज़्यादा इशू होता है कि एक बार कोई बात उठ जाएगी तो फिर पॉलिटिशियन को तो सफ़र करना पड़ जाता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि थोड़ा जब संवेदनशील मुद्दे होते हैं, इस तरह के जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं, इस पर अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और कलेक्टिवली माफ़ी मांगी जाए कि भाई मिस्टेक हुई है, गलती हुई है। और वाकई मुझे बहुत रोष भी है, मैं बहुत दुखी भी हूँ, गुस्सा भी बहुत मुझे है। मैं ऐसा नहीं कि स्टूडेंट के जो गुस्से को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद अपने दिन याद आ रहे हैं। बिल्कुल। कि जब मैं स्टूडेंट था तो हमारे साथ किस तरह की समस्याएं होती थी। आपने कहा प्रो केस लेते हैं, वो सब बातें जायज़ हैं, ऐसी ही होती हैं। मैं अगर से बहुत गहराई में जाऊँ तो कैसी स्थिति में बच्चे रह रहे हैं तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। मुखर्जी नगर की बात करें, नेहरू विहार है, गांधी विहार है, गोपालपुर है, वजीराबाद है, वहाँ तक जाके बच्चे इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ के रेंट कम है। और वहाँ रहने की स्थिति, जितने एरिया में हम बैठे हैं तो इसमें शायद उनका पूरा केबिन हो जाता है, उसमें एक बेड और एक अपना छोटा सा टेबल होगा, कॉमन वॉशरूम होगा, 6-6, 10-10 बच्चों का एक कॉमन वॉशरूम। और ये केवल बॉयज़ हॉस्टल की बात नहीं है, ये गर्ल्स हॉस्टल की भी बात है। गर्ल्स जो पीजी, उनमें भी ये स्थिति है। और सफोकेशन का आलम ये होता है, ये सब बेसमेंट में बना रखे हैं पीजी, ऐसे लाइब्रेरी आपकी बेसमेंट में है। तो कई सारे पहलू मुद्दे इसमें हैं। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है, सही तरीके से एक पॉलिसी बननी चाहिए, और उन पॉलिसी का एक कड़ाई से, एक मजबूती से, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एमसीडी है, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट है, चाहे वो आपका कोचिंग वाले, कोचिंग सेंटर्स के जो ओनर भी हैं, कोचिंग से जुड़े हम जैसे जो एजुकेटर हैं, जो भी आपके वहाँ पर प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग हैं या वहाँ के जो ओनर हैं, उन सबको इसमें एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तभी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा, स्थायी सोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए आते हैं, लेकिन हम सिस्टम की भेंट चढ़ रहे हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टूडेंट ने मेरे से कहा कि हमें तो भ्रष्टाचार यहीं से सिखा दिया जाता है। अब देखिए, बेसमेंट में अगर हमारी कोचिंग चल रही है और बेसमेंट इलीगल है, तो पहला भ्रष्टाचार हमने यहाँ पर देखा कि पैसा किसी को खिलाया जा रहा होगा, तभी तो हमें ये समझ में आया। फिर दूसरा, उसने बहुत सारे ऐसे पहलू गिनवाए कि आप ब्रोकरेज देख लीजिए, तय मानक, कोई तय मानक हो जाए कि इससे ज्यादा नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे ऐसी कोई रेगुलेटरीज नहीं है, जो मन में आए जिसके, हम वो सारी चीजें देख रहे हैं। और इसी चक्कर में कुछ लोग गलत दिशा में चले जाते हैं बच्चे की, चलो पढ़ाई वढ़ाई तो हमसे होने की नहीं, पेरेंट्स हमारे झेल नहीं पाए। तो ये जो सारी चीजें थी, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में धंधा बन गया है? पढ़ाई तो नीलबटा सन्नाटा, 3-3 लाख रुपए फीस, और ये जो सारी चीजें हैं, इसमें और किसी का नुकसान नहीं, बच्चों का नुकसान जरूर है। नहीं, देखिए, बच्चों को डेफिनेट नुकसान है। और ख़ास तौर से अभी जैसे मीन्स की परीक्षा है बच्चों की, जिन्होंने पीटी निकाला है, प्री निकाला है, करीब हमारे यहाँ 17-18 हज़ार बच्चा पीटी निकालता है, वो फिर आपका मीन्स देता है। इस बार शायद 14-15 हज़ार के आसपास है, मुझे एक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है। तो वो सब बच्चों का अभी उनका मीन्स का एग्ज़ाम है, 40-45 दिन केवल बच्चे हैं। उनका तो बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर जैसे लाइब्रेरी बंद हो गई हैं सबकी सब मोस्टली, तो जिन बच्चों ने वहाँ पे जाके पढ़ना था, स्टडी करते थे, बच्चों ने रूटीन बना लिया था कि भाई रात को आके सोना है केवल, पूरा दिन लाइब्रेरी, या फिर आपको टेस्ट सीरीज देना है या कोचिंग सेंटर में बिताना है, क्योंकि रूम में उस तरह की हालात नहीं होती कि पूरा दिन उसमें बैठ के पढ़ सकें। दैट इज़ द रियलिटी। हाँ, जिसने अपनी एक अच्छी व्यवस्था से रूम बना रखा है, एक अलग रूम ले रखा है, AC वगैरह लगा, तो वो अपना रूम में रहते हैं। तो मोस्टली बच्चे लाइब्रेरी में जानते हैं। लाइब्रेरी बनने का रीज़न यही है, जब मैं खुद पढ़ने आया था तो लाइब्रेरी नहीं थी, उस समय लाइब्रेरी कल्चर नहीं थी। ये लाइब्रेरी कल्चर भी 4-5 साल में ज़्यादा डेवलप हुआ है, क्योंकि बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा, देखिए कहते हैं ना कि जैसे मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर हो, उसकी कैपेसिटी थी बच्चों को संभालने की, यानी कि एक मार्केट बना, उस मार्केट को संभालने के लिए कैपेसिटी थी। उस कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चे आपके वहाँ पर अवेलेबल हैं। अब उस अवेलेबिलिटी में क्या हुआ कि जो मकान मालिक हैं, उन्होंने भी जो पहले एक रूम हुआ करता था उसके पास 2 रूम बना दिए हैं, प्लाई लगा के सेट करके लगा दिया है। तो जैसे डिमांड बढ़ी तो उसके सप्लाई की पूर्ति करने के लिए
वो एक स्थिति बनाई गई। तो उससे क्या होगा कि पूरा सिस्टम बहुत अधिक मात्रा में एक एग्जॉर्ब हो चुका है। तो मुझे लगता है कि तो यहाँ से शिफ्टिंग होनी चाहिए सही तरीके से, चाहे नोएडा की व्यवस्था हो सकती है। अभी जैसे मैं सुन रहा हूँ कमेटी में जो बातें चली हैं वो आपका नरेला की बात चल रही है, रोहिणी की बात चलती है, वो भी है। और रही बात की करप्शन, देखिए आपने कहा कि जो ब्रोकेज की बात है, रेंट की बात है, आप सिंपली मुझे बताइए, दिल्ली नहीं किसी भी शहर में आप जाइए, क्या इसके लिए कोई मानकता है कहीं भी कि कोई मानकता है 2 BHK कोई बंदा अगर फैमिली कोई रेंट पे लेती है उसका कितना होगा? कोई नहीं। एक ही गली के बदलने के बाद में रेंट बदल जाते हैं, ब्रोकेज वहाँ भी लिए जा रहे हैं। और जब हम कमर्शियल किसी जगह को लेते हैं तो वहाँ तो 1 मंथ का रेंट लिया जाता है, प्लस लिया जाता है, सिक्योरिटी ली जाती है। स्थिति होती है कि जब सिक्योरिटी बच्चे मांगने जाते हैं, बच्चे या कोई भी फैमिली भी लेने जाती है, तो सिक्योरिटी फिर लैंडलॉर्ड में 10 तरह के खर्चे लगाकर वो बताते हैं तुम्हारा बिजली का बिल है, तुम्हारा पानी का बिल है, ये टैक्स है, वो सब खत्म हो जाता है कि तुम्हारा तुमने एग्जॉस्ट खराब कर दिया। तो ऐसी भी समस्या अब बच्चों के लिए क्या होता है कि ये फर्स्ट टाइम फेस करते हैं। अब जैसे कोई दिल्ली में काम कर रहा है, 7-8 साल से रह रहा है, तो वो उसके लिए क्या होता है, उसका हैबिचुअल हो जाता है कि हाँ भाई ये ऐसे ही चल रहा है सिस्टम। जैसे हम लोग हो गए थे, बच्चे पहली बार आए हैं, छोटे छोटे शहरों से निकल कर आते हैं, उन्होंने ये सब चीज़ देखा नहीं होता, तो उनको लगता है यहाँ लूट मची पड़ी है। जो है ना, आपने कहा कि एकदम धोखा है, ये है वो है, वो शुरुआत में लगता ही है, नेचुरल। मुझे भी लगता था, मैं भी जब दिल्ली में आया तो मुझे भी लगता था कि हर चीज़ में पैसा, आपको रूम में लेना है तो पैसा, पानी पीना है तो खरीद के बाहर से पानी बोतल आनी है उसमें पैसा, आपको 1 रुपये की चीज़ भी लेनी है तो उसके लिए आपको पैसा देना है। वो नेचुरल हमारे साथ भी सबके साथ होता था। तो बच्चों का रोष उसी की तरह से है और वो जायज़ है, उसमें कोई वो नहीं मानूंगा, क्योंकि उससे आपसी भावनात्मक रूप से होता है, वो चीज़ जुड़ती है। टीचर्स के ऊपर भी गुस्सा नेचुरल है, इसमें कोई गुस्सा वाली बात नहीं। मुझे कोई गुस्सा नहीं है कि भाई बच्चे हम पे गुस्सा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सही बात है, क्योंकि देखिए हमने जो फेस किया है हम उस चीज में रम गए। अच्छा, कितनी बड़ी बात है ना, जो आपने 2006 में फेस किया वही सारी चीजें बच्चे 2024 में फेस कर रहे हैं। तो नहीं, अब ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन के अलावा देखिए क्या था, मैं एक छोटा सा आपको एक जानकारी दूं। पहले क्या था, जैसे मुखर्जी नगर का मार्केट है, ये केवल IAS के लिए था। लेकिन जब से वनडे इंस्टीट्यूशंस, जैसे हम बात करते हैं SSC बैंकिंग, वो आए तो उससे भीड़ और ज़्यादा आई और फिर धीरे धीरे बच्चे और बढ़ते चले गए, IAS वगैरह पे बढ़े हैं। तो मैं मानता हूं कि जो ये बच्चे का वनडे, जब मुखर्जी नगर में क्या हुआ कि मुखर्जी नगर वनडे इंस्टीट्यूशन जैसे आए, तो जो IAS के इंस्टीट्यूशन थे वो राजेंद्र की ओर मुख करने लगे कि उधर हमको जाना है। तो उधर भी क्या हुआ, ज़्यादा बर्डन पड़ गया एक सीमित सी जगह के ऊपर। आसपास के पास में, जैसे मैंने आपको 2-3 नाम लिए मुखर्जी नगर के पास, ऐसे आप देखें जो और राजेंद्र नगर है, पटेल नगर, दूर दूर तक शंकर रोड में बच्चे जाके रह रहे हैं। दूर शंकर रोड को क्रॉस करने के बाद बच्चों ने वहाँ पे जाके रूम लेके रह रहे हैं। तो व्यवस्था इस तरह से करनी पड़ रही है, उनको मजबूरी हो गई। अब कोचिंग के लिए भी देखता हूँ मैं 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जाके बच्चे रहते हैं। वहाँ से कई बार क्या होता है, ई-रिक्शा मिल गई, नहीं तो पैदल भी वॉक करके आना पड़ता है, गर्मी में भी आना पड़ता है, बारिश हो जाए तो छुट्टी का टाइम हो जाए तो बच्चे भीगते हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम्स हैं और स्ट्रगल है बच्चों का। केवल आपको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ाई का सिलेबस हमारा इतना होता है UPSC में कि बच्चे को पूरा पढ़ने में 1-1.5 साल लग जाता है। उसके अलावा ये सब स्ट्रगल घर में भी होते हैं, उम्मीदें जुड़ जाती है बच्चों के साथ में कि बच्चा पढ़ने के लिए गया है। जिनकी परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है उनकी दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि उनको परिवार सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनके लिए भी बहुत स्ट्रगल कि उनको 100-100 रुपया, 500-500 रुपया भी सोचना पड़ जाता है। तो ऐसी भी स्थिति बच्चे हैं, 25-30 हज़ार रुपये महीना खर्च करने वाले बच्चे हैं, 10,000 रुपये में जैसे तैसे काम चलाने वाले बच्चे हैं। तो हर तरह का स्ट्रगल है, मानसिक तनाव रहता है कि नहीं होगा तो क्या होगा, इतनी पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं। और ऐसे में जब इस प्रकार की जो रोजमर्रा की चीजें, जैसे अभी पानी की किल्लत थी, तो बहुत सारे इलाके ऐसे थे बच्चों के सामने जहाँ पानी की दिक्कतें थी। उनको वो जो पानी के कैंपर्स आते हैं उनको लेके उनका अपना दिनचर्या पूरी होती थी, केवल पानी नहीं, बात लेना, कुछ भी करना है। तो इस तरह के स्ट्रगल हैं, तो अब उन स्ट्रगल को लिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। और कम से कम अब तो ध्यान दिया जाना चाहिए। अब भी ना ध्यान दिया जाए तो फिर तो आप दूसरे हादसे को आप इनवाइट कर रहे हो, हर चीज के लिए कहूंगी मैं तो। अभी तो कोचिंग सेंटर्स पर सबका ध्यान गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर बच्चे रह रहे हैं कमरों में, PG में, वहां की हालत जाकर देखेंगे तो वो बिल्डिंग भी जर्जर मिलेंगी। नहीं, जर्जर तो है ही। मैं कह रहा जैसे बेसमेंट में बच्चे रह रहे हैं। आप जितने जगह में हम बैठे, मैंने कहा इतनी जगह में उनका केबिन बना रखा है बच्चों को रुकने के लिए, हॉस्टल के अंदर इतनी ही स्पेस में होगा, जिसमें एक सिंपल बहुत पतला सा बेड, वो 3x6 का भी नहीं होगा, 2x6 का बेड होगा, उस पर वो रह रहे हैं। उसी वहाँ पे आपका टेबल छोटी सी लगी हुई है, वहाँ वो पड़ा रात को सोता है। स्थिति जिनकी स्थिति अच्छी है वो AC वाला केबिन ले लेंगे, और जिनकी स्थिति नहीं वो AC के बगैर भी जाके रहेंगे।
और उसमें एग्जॉस्ट लगा है, बस उसमें से पंखा और एग्जॉस्ट चल रहा है। कूलर भी अगर लगा दिए, जैसे आज उमस के दिन चल रहे हैं, इस प्रकार के जो ह्यूमिडिटी चल रही है, ऐसे में कूलर भी काम नहीं करते हैं। तो वहाँ मैं मानता हूँ लोग भभका सा लगता है। मैं एक दो बार के कुछ से मिलने चला गया, कोई साहब देखिए स्थिति को आकर, अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिला। तो वहाँ पर स्ट्रगल स्थिति रहती है, तो बच्चों को वो भी एक स्ट्रगल देखने को मिलता है, वो भी सब फेस करते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि सिस्टम फेल हुआ है। और आपने जैसे कहा कि आगे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली पहले तो इसी बात का ही हमको संवेदना भी है और दुख भी है, और कहते हैं ना एक बहुत अंदर की एक पीड़ा है जो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। मेरे कई स्टूडेंट भी हैं और कई टीचर्स हमारे साथ के हैं जो वहाँ पे पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या अपने कोचिंग चलाए हैं। उनके 2 दिन से नींद नहीं आ रही है नम्रता जी, क्योंकि कोचिंग सील हो गया। उनको लग रहा है कि हमारा क्या होगा। हम जो बड़े बड़े कोचिंग भी उनके बंद होने वाली बात चल रही है, उनको भी टेंशन है कि भाई अगर कुछ बात होती है तो कैसे होगा। अब जैसे मान लीजिए कहीं नई जगह शिफ्टिंग होगा, मान लो नरेला शिफ्टिंग करें या रोहिणी शिफ्टिंग करें या नोएडा शिफ्टिंग करें, तो बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए शिफ्ट करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जो स्टार्टअप करने वाले जो उनके लिए तो बहुत सारे इश्यूज हैं, उनके लिए दिक्कत है। यही बात बच्चों के लिए भी इश्यूज होंगे कि बच्चों ने जैसे तैसे करके भाई अब उस अवस्था में जाएंगे, वहाँ किस अवस्था में चीज़ें रहेंगी। यहाँ तो क्या है कि मेन मुखर्जी नगर है, राजेंद्र नगर है, वहाँ पर अगर थोड़ा महंगा है तो आसपास की जगह चले जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सस्ता उनको पड़ जाता है। वहाँ कैसी व्यवस्थाएं होंगी। और सबसे बड़ी बात, अगर वहाँ शिफ्ट भी हो जाएगा और वहां भी कोई तय मानक नहीं होगा, कोई पैमाना नहीं होगा, तो वहां पे भी ये सारी चीजें चलेंगी, इतने का कमरा है, आ जाओ ले लो। हाँ, मुझे लगता है मानक तो तय होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार इस पर एक्शन लेगी और लेना भी चाहिए। नहीं लेगी तो ये खिलवाड़ की तरह से होगा। और इस इंडस्ट्री को एक रेगुलेट करने की आवश्यकता है। एक रूल रेगुलेशंस बनने चाहिए हर एक के लिए, चाहे वो आपका कोचिंग हो, एजुकेटर्स हो, या आपका स्टूडेंट्स हो, या आपका लाइब्रेरी हो, जो हॉस्टल्स हैं, पीजी हैं, उन सब के लिए एक रूल रेगुलेशंस बनने चाहिए और उन पर पालन भी होना चाहिए। और जो भी उसका वायलेट करे, चाहे वो आपका कोचिंग हो या आपका लाइब्रेरी कोई भी हो, उन सब पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन सरकार को ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि भाई जो नए स्टार्टअप हैं, नए जिन्होंने स्टार्ट किया अपने इस चीज़ों को, चाहे वो कोचिंग है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भी ठीक है कि लाइब्रेरी कुछ अच्छी व्यवस्था से बना लेते हैं, कोई अपनी सामान्य व्यवस्था से लाइब्रेरी बना रहा है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को कि भाई हम कहते हैं भाई जो एक इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि दोबारा इतनी हिम्मत नहीं कि दोबारा वो सेटअप अपना बना लें। तो इस तरह का एक इन्वायरमेंट है, उसमें बड़ा मुश्किल है इन चीज़ों को लेके चलना। तो रूल तो होनी चाहिए, रेगुलेट तो होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने चर्चा की। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी विकास दिव्य कीर्ति को लेकर और अवध ओझा को लेकर, अगर आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि ये दो ऐसे नाम है, होंगे बहुत सारे नाम, लेकिन मैं देखिए इस फील्ड में नहीं हूं, लेकिन मैंने भी इनका नाम सुना है, जाना है, इसलिए क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, कुछ नहीं तो सही रील्स पर ही देख लिया, उनकी बातें अच्छी लगी। मुझ जैसे और बहुत सारे तो लोग रहे होंगे जो उन्हें देखकर आगे बढ़े होंगे कि नहीं हम इन्हीं की कोचिंग, अच्छा दृष्टि आई है, हम इसी में पढ़ेंगे। हालांकि मैं पर्टिकुलरली नाम नहीं ले रही, मैं जनरल बोल रही हूँ कि बच्चों में रोष इन्हीं दोनों को लेकर ज्यादा है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, बाबा अवध ओझा गायब, बाबा विकास दिव्य कीर्ति गायब, और दृष्टि आईएएस के सामने ये होर्डिंग्स हैं, बैरिकेडिंग लगी हुई है, वहां पुलिस ने लगाई हुई है, तो वहां स्टूडेंट्स धरना दे रहे हैं कि ये कहाँ है, ये हमारे तजुर्बे की बात करते हैं, ये हमारे एक्सपीरियंस की बात करते हैं, अब हमें जरूरत है तो अब ये कहाँ है। हालांकि ये मैं आपको कल की बातें बता रही हूँ, देर शाम तक एक इंटरव्यू उनका आ गया, उनकी पूरी सफाई आ गई है, दृष्टि आईएएस की ट्विटर हैंडल से भी पूरा खेद वेद सब प्रकट कर दिया गया है। आप इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भी देखिए एक एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेटर हैं, आप भी पढ़ाते हैं, लेकिन वहां पर जिम्मेदारी, बच्चों को ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी उनसे, वहां जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई। उनके पर्सपेक्टिव से आपको लगता है कि वो ठीक है, वो लोग अभी वो दोनों पक्ष सुन रहे होंगे, या आपको लगता है वाकई में देर हुई है, बोलना चाहिए था जल्दी? हाँ देखिए, देर तो हुई है, ये तो दोनों ने एक्सेप्ट भी किया है, जिन दोनों का, विकास सर का आपने नाम लिया और अवध ओझा सर का नाम लिया, दोनों इसको एक्सेप्ट भी किया है और उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल से अपनी बात रखी भी है। लेकिन लेट तो हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और खुद एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। थोड़ा पहले इसको बोलना चाहिए था। लेकिन क्या होता है ना कि देखिए नम्रता जी, जब एक हम बड़ा फ्रेम बन जाते हैं, लोगों की आंखों में सबसे ज़्यादा होते हैं, ऐसा नहीं कहा टीचर्स नहीं गए हैं, जैसे मैं अनअकैडमी के टीचर्स पूरे वहाँ पे पहुँचे हैं, सुब्रा रंजन मैम हैं, वो वहाँ पे पहुँची, काफ़ी देर तक रही। एक मनोज झा जी हैं जो एक कोचिंग चलाते हैं, वो वहाँ पहुँचे, और भी मैं लोगों देख रहा हूँ, ऋषि भार्गव जी हैं वो पहुँचे, अनुराग पाठक हैं वो पहुँचे, मतलब कई लोगों मैं देख रहा हूँ जो लगातार वहाँ पे जा रहे हैं, अलग अलग कोचिंग से जा रहे हैं। पर अब जब अलग अलग कोचिंग से जा रहे हैं और जो दो बड़े फेम है वो नहीं जा रहे हैं, तो बच्चों में इस बात का गुस्सा है कि भाई वो दोनों क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि जो बड़ा फ्रेम हो जाता है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए ये एक प्राइवेट सेक्टर है,
प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी बातें होती हैं कि भाई कॉम्पिटिटर भी हैं, और कई बार सामाजिक में अच्छे बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे भी वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व आके बैठ जाते हैं, जैसा कि वो बोल रहे हैं। और मैं इस बात को कहीं ना कहीं मानता हूँ कि कहीं भी कोई आंदोलन होता है, हर तरह के लोग वहाँ पर आके बैठ जाते हैं। तो जैसा उनका, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाना चाहिए था और बच्चों के सामने मिलना चाहिए था। आखिर वो हमारे बच्चे हैं, हमें अपनी बातों से शेयर करनी चाहिए थी। और जैसे मैंने कहा, जिससे उम्मीद ज़्यादा है, जिससे प्यार ज़्यादा, उससे उम्मीद भी ज़्यादा है। तो कम से कम पहले ही ट्विटर पे आ जाना चाहिए था, इंटरव्यू दे देने चाहिए थे। एक दो दिन पहले अगर हो जाता, समझने में समय लगता है, मैं मानता हूँ समझने में समय लगता है, लेकिन आज के दौर में जैसे हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास मीडिया है, हमारे पास सब लोगों से जुड़ाव है, तो जानकारी सबको मिल जाती है। ऐसा नहीं कि जानकारी भी, मुझे भी जानकारी सब घटना की पूरी है कि कैसे वो पानी अंदर पहुंचा, कौन कौन बच्चे थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा आ जाना चाहिए था, एक दो दिन पहले अगर आ जाते तो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन मैं मानता हूँ कि वो इस पर काम करेंगे दोनों लोग, और अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे भी। और उनसे उम्मीद अभी भी है कि जैसे उनकी मैंने बात की, और जो मैंने 2-3 टीचर्स के नाम लिए, या जैसे मैंने और एकेडमीज का नाम लिया, तो सब मिलकर उस पर काम करेंगे। तो मुझे भी लगता है एक आवश्यकता बहुत ज़्यादा है इस फील्ड के अंदर, कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, उनके ओनर हैं, या जिस तरह का विकास सर हैं, दिव्य कीर्ति सर हैं, सूर्य रंजन मैम हैं, मनोज झा जी हैं, अकेडमी का जो हमारा है, तो इस तरह के जो कोचिंग है, ये अपने एक एसोसिएशन बनाए, और उस एसोसिएशन को बना के बच्चों की बात भी रखें, अपनी बात भी रखें, और सरकार के साथ बात रखें, टीचर्स की बात भी रखें, बच्चों की बात भी रखें, और सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करें। मैं मानता हूँ कि दोषारोपण से बचें, चाहे वो कोचिंग्स हैं या आपका कोचिंग भी आपस में एक, कि हम, मेरा कोचिंग नहीं था, तुम्हारा कोचिंग था, ये भी एक बड़ा इशू रहता है कि मेरा कोचिंग उनके कोचिंग में हुआ। ये सब चीज़ भूलकर बच्चे किसी भी कोचिंग के हों, बच्चे हमारे हैं, इस भाव से होना चाहिए। दूसरे कोचिंग के हैं, तीसरे कोचिंग का ये भाव खत्म होना चाहिए। और जब हम एक बड़ा फ्रेम बन जाते हैं, तो हमें इस प्रकार की बात नहीं सोचनी चाहिए कि वो मेरी क्लास के थे या मेरे कोचिंग के थे। वो सबके बच्चे सबके बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, सब लोगों के बच्चे हैं, विकास सर के, अजोज सर के, इन सब के बच्चे हैं। तो उस भाव को लेकर हम काम करें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर तरीके से, और एक मैं मानता हूँ कलेक्टिव वॉइस होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कहा ना, बच्चे और टीचर्स में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मैंने कहा टीचर वही हैं जो पहले कभी एक्सपीरियंट रहे हैं। बिल्कुल। तो हम उनका दर्द समझते हैं, उनका स्ट्रगल समझते हैं कि कैसे वो खाना खाते हैं, किस प्रकार से उनको चाय की व्यवस्था होती है। A to Z में आपको एक एक गली कूचे की बातें बता सकता हूँ, वहाँ पे क्या क्या स्थिति है, क्योंकि उस चीज़ से हम निकले हैं, तो उनका दर्द हम समझते हैं। तो हम में उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, और स्वाभाविक है, रोष घर में ही होता है। पहले कि तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, वो वाली बात है कि तुम ऐसा खड़े, वही वाली बात है। तो सरकार के साथ में एक अच्छे तरीके से हम बात रख पाएंगे, लेकिन जरूरत है कि इन दोनों को ही साथ में आना चाहिए। हम पिता से अलग नहीं हो सकते, हम माँ से अलग नहीं हो सकते, हम अपने अभिभावक से अलग नहीं हो सकते। तो गुरु आपके अभिभावक हैं, तो बच्चों को इस भाव से, और अभिभावक को इस बात से, मतलब जो हम टीचर्स हैं, हमें इस भाव से, ये नहीं कि फलाना कोचिंग के दूसरे कोचिंग के, ये नहीं, कोचिंग सब एक है, ऐसे भाव से। ठीक है, कंपटीशन है, प्राइवेट सेक्टर है, कोचिंग में अपना कंपटीशन रहता है, वो नेचुरल है, वो होता भी है, लेकिन उसको इतना न लेके जाएं कि जिसमें बच्चों का अहित हो जाए। बच्चों का अहित नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी कोचिंग का हो। तो मेरा मानना है कि एक एसोसिएशन से बनाई जाए, तब वो बात के बात करें, और मुझे लगता है उस पर काम हो रहा है। और जिसमें मैंने नाम लिए, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, छोटे भी जो इंस्टीट्यूट हैं, वो भी जाके बात रख रहे हैं, और अच्छी अच्छी जो अकेडमी है, वो भी इन बातें रख रही हैं। तो धीरे धीरे बातें सोल्यूशन निकलेगा, और मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि अब भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं होगी। क्योंकि कई लोगों ने बोला भी कि अब हम कुछ भी हो जाए, हम बेसमेंट में क्लासेस नहीं चलाएंगे। क्लास तो छोड़िए, हम अपना ऑफिस भी नहीं खोलेंगे, हम अपना लाइब्रेरी तक वहाँ पे नहीं खोलेंगे। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है कि बड़े बड़े लोगों ने बोला इस बात को। अब ये कि जो छोटे स्टार्टअप कोचिंग वाले हैं, सरकार को उन पर भी ध्यान रखे, भाई उनके लिए भी कुछ सस्ती व्यवस्था बनाई जाए। बेसमेंट का लेने का मतलब ये है कि भाई सस्ती जगह सस्ता पड़ता है। बिल्कुल। और जिस कोचिंग में घटना हुई, उनकी क्लास नहीं थी, वो उन्होंने ऐसे बैठने के लिए लाइब्रेरी टाइप से वो बनाया हुआ था कि भैया वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। तो उनका तो पैसा अच्छा है, तो वो चला लेंगे, व्यवस्था अच्छी है। और वो बिल्डिंग बड़ी सेफ, नई बिल्डिंग है वो बनी, जो जहाँ पे घटना हुई, उसको बड़ा सेफ बिल्डिंग मानी जाती है। मतलब वहाँ पे जितने इंस्टीट्यूट हैं, उसके मुकाबले उसको बड़ा अच्छा सेफ माना जाता था, लेकिन वहाँ भी इंसिडेंट हुआ। तो इस तरह की चीज़ों को आगे फोकस करके कि भाई आगे इस तरह की गलती ना हो। और मुझे ये भी लगता है कि इस तरह की घटना के लिए हम लोग तैयार भी नहीं थे। बिल्कुल, मुझे लगता है कोचिंग तैयार नहीं थी, फायर वगैरह के लिए हम लोग रेडी थे, कि घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट के वी आर नॉट रेडी। तो ये मुझे एक समस्या भी लगती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में
बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत डीप ये फैक्टर्स हैं, लेकिन इन पर आपने चर्चा की। सर, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निपुण सर का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, उनकी बातें आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी अपडेट आएगी, कमेटी बनेगी नहीं बनेगी, क्या गाइडलाइंस आएंगी, सारी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ। नमस्कार।